नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज का अपना सेशन महिला और बाल अपराध का दूसरा सेशन है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक क्लास करवा दी थी, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसकी कक्षा पहले हो चुकी है। जिन टाबरा बा क्लास नहीं देखी है तो पीछे जाके बा क्लास से देख सको हो। मैं एक प्ले लिस्ट बना दूँगा बी का अंदर महिला और बाल अपराध की जितनी भी क्लास है वह थाने निःशुल्क बैठे मिल जाएगी। और महिला और बाल अपराध का जो मॉडल पेपर है वह भी हल करवा के मैं प्ले लिस्ट के अंदर डाल दूँगा, बैठ जाके भी चीज़ ने देख सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यानी द डोरी प्रोविजनल एक्ट 1961। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आओ देखते हैं। चैप्टर का नाम अपने है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। यह डेट ते जरूर याद रखियो, क्योंकि ये जितना भी अधिनियम है इनकी डेट के संदर्भ में प्रश्न पूछो जा सका है। ठीक है, जैसे पॉक्सो एक्ट है 2012, वैसे ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। अब थोड़ी सी चर्चा एक बैकग्राउंड पर आपा करांगा कि पुराने इतिहास की बात करा तो भी दहेज लेन देन की प्रथा जो है वह प्रचलित में होया करती। ठीक है, एक बात मैं तुम्हें समझाऊं, यानी कि ये जो दहेज लेने देने का जो मामला है ये मौर्य काल से चला आ रहा है। मौर्य काल की बात करें तब भी दहेज लेन देन की प्रथा प्रचलन में थी, और गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल के समय भी ये जो दहेज लेन देन की प्रथा है इसका प्रचलन हुआ करता था। उस समय मात्र ये एक प्रथा हुआ करती थी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपा देखा, एक उदाहरण के तौर पर समझा तो मौर्य काल की अगर बात करा तो मौर्य काल में मैं थोड़ी बताऊं। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ते जानो हो, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्याह हो कहूँ हेलेना हूँ, इसको हेलेन भी बोल देते हैं। हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। ये 305 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास की घटना है। ठीक है, ईस्वी के आसपास की घटना है। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका विवाह हेलेना किसकी लड़की थी? सेल्यूकस की। सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना। अपने इस स्ट्रीम पढ़ते हैं कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय रहता है, सेल्यूकस की हार होती है। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से प्रभावित होता है कि बहुत जोर को आदमी है, यह आदमी का सागा तो अपनी जो बच्ची है उसकी शादी कर देते हैं। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हेलेना का विवाह हुआ। तब सेल्यूकस ने काबुल और कांधार का क्षेत्र जो है ये दान के रूप में दिया था। काबुल और कांधार का क्षेत्र दिया। ठीक है, साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि काफ़ी हाथी भी दान में दिए गए थे। तो ये बात मौर्य काल से ही चली आ रही है, यानी कि दहेज की प्रथा इतिहास में पुराने समय में भी हुआ करती थी। उस समय मात्र या के हुआ करती, उस समय एक ये प्रथा थी। ठीक है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और यह जो प्रथा थी या के बन गई या बन गई कुप्रथा। अरे वाह गुरु जी, कौन सी प्रथा? कुप्रथा। ठीक है, कुप्रथा क्या बन गई? क्योंकि पहले तो लोग अपनी इच्छानुसार या अपनी मान मर्यादा के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए जानबूझ करके दान दक्षिणा दिया करते थे अपनी लड़कियों की शादी में। ठीक है, अपनी पुत्री की शादी में दिया करते थे। उसमें उनका नाम होता था कि फलाने व्यक्ति ने इतने घोड़े हाथी दान में दिए हैं या इतनी ज़मीन दी है अपनी बच्ची के, वो एक नाम होता था। उसमें एक प्रथा मात्र हुआ करती थी। वर्तमान टाइम में क्या हो गया, समय बदल गया, यानी कि कलयुग आ गयो तो प्रथा जो थी वो कुप्रथा बन गई। अब कलयुग के आ गयो, अब कोई भी बच्चों ये मानो कि कोई लड़को है वो ऐसा ही लाग गयो। ऐसा ही लागते ही वो क्या करेंगे उसके माता पिता कि मारो लड़को तो ऐसा ही लाग रहा है, मारे लड़के से अगर शादी करनी है तारी बच्चे की तो माने तो स्विफ्ट डिजायर कार चाहिए। ठीक है, रॉयल इनफील्ड बाइक चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, AC चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, बेड चाहिए, पंखा चाहिए, यानी घर में काम आने वाली सारी चीज़ें जो है वो मांग करके लेने लग गए लोग। दिल खोल के मांगते हैं, मुंह खोल खोल के मांगने लग गए। तो इस प्रकार से ये एक कुप्रथा बन गई। ठीक है, प्रचलन पहले तो देने वालों का प्रचलन ज़्यादा हुआ करता था, उसके पश्चात क्या हुआ, धीरे धीरे कुप्रथा बनी तो लेने वालों का प्रचलन ज़्यादा हो गया। किसी का भी बच्चा जॉब लगा हुआ है तो वो लड़की को कम देखते हैं, ये देखते हैं कि लड़की का बैकग्राउंड कैसा है, उसके माता पिता के पास कितनी संपत्ति है, वो अपने बच्चे को शादी में कितना कुछ दे सकते हैं। लड़की भले कोई काली पीली किसी हो लंगड़ी भी कहानी कम ध्यान दे, कई आदमी होगा इस टाइप का, तो उनको उनकी संपत्ति से मतलब होता है कि शादी में इतना दहेज आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही है, वर्तमान में ये प्रथा कुप्रथा के रूप में व्याप्त हो गई। ये मैंने बेसिक जानकारी आप लोगों को इसलिए बताई है ताकि आपके बात थोड़ी सी समझ में आ जाए। हाँ,
साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको उतार लेना आप। ये मैंने अभी बेसिक चीज़ आपको बताई है। अब यहाँ से अपने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखें तो दहेज जो है ये इसकी इस अधिनियम के अनुसार क्या परिभाषा होगी। अपने इस अधिनियम की बात कर रहा हूँ मैं, और पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना भूल गया। अगर तारा कोई बात नहीं समझ में आवा तो कमेंट करके बात में पूछ लियो। मेरा नंबर भी दिख रहा है, इन पर ते मैसेज करके पूछ लियो। अधिनियम क्या हुआ गुरु जी? देखो अपने जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो सारे अधिनियम हैं, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, घरेलू हिंसा अधिनियम है, बाल श्रम कानून है, पोक्सो एक्ट है। तो इस प्रकार से सारे अधिनियम रहेंगे। अधिनियम क्या होता है? यानी केंद्र में संसद के द्वारा पारित ऐसा कोई विधेयक जिस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके उसको मंजूरी देता है, या फिर किसी राज्य में किसी विधानसभा के द्वारा पारित किया गया ऐसा कोई विधेयक है जिस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करके अपने को सुपर्द करता है, कानून को सुपर्द करता है और उसके बाद वो लागू हो जाता है, वो एक अधिनियम होता है। और ये जितने भी अधिनियम हैं इनके अंदर धाराएं हैं, ठीक है। इनके अंदर जो धाराएं हैं वो आईपीसी की जो धाराएं हैं अपने इंडियन पेनल कोड की, उनसे मिलती जुलती ही धाराएं हैं। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। आईपीसी तो इस बात को तय करती है कि कितना दंड मिलेगा, लेकिन इस अधिनियम की जो धाराएं हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। यानी इसमें यह भी प्रावधान है कि इन अधिनियमों के अंतर्गत जो भी धाराएं आती हैं उनको आईपीसी की धाराएं किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी, ठीक है। ये एक इनका फिक्स ढांचा होता है। यानी कि दहेज का कोई केस बनेगा तो वो इस अधिनियम की धाराओं के अनुसार उसको लिया जाएगा। उसका क्या दंड है, कितना जुर्माना है, वो आईपीसी की धाराओं के अनुसार उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक बात है। समझ में आ गया अधिनियम क्या होता है। दहेज की बात करते हैं। हाँ, इस अधिनियम के अनुसार दहेज की क्या परिभाषा है उसकी बात हो रही थी अपने। तो देखो, या मैं सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ। दहेज से, इस अधिनियम के अनुसार दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान, दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान संपत्ति, वस्तु, उपहार या प्रतिभूति से है, प्रतिभूति से है जो एक पक्षकार द्वारा, जो एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को विवाह के समय, विवाह के समय, विवाह से पहले, विवाह से पहले या विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात दी जाती है, विवाह के पश्चात दी जाती है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दी जाती है, दी जाती है, दहेज के अंतर्गत आती है, दहेज के अंतर्गत आती है। मैं थोड़ा सा ताने बोल के बताऊंगा, तारे समझ में यह बात आ जाएगी। तो देखो एक बार, यानी कि ये जो अधिनियम है इसके अनुसार दहेज की क्या परिभाषा है। दहेज यानी कि इस अधिनियम के अनुसार दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान संपत्ति, वस्तु, उपहार, प्रतिभूति से है जो एक पक्षकार, यानी एक पक्षकार वधू पक्ष हो गया, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, दूसरा पक्षकार कौन हो गया, दूल्हे वाले, दूल्हा जो वर पक्ष है वो, दूसरे पक्षकार को विवाह के समय अगर देते हैं तो, यानी कि सेम डे, विवाह वाले दिन, विवाह से पहले, ठीक है, लगन वगैरह को नहीं हुआ आपने तब भी सामान दे जाए कहीं, तो विवाह से पहले या विवाह के पश्चात दी जाती है, वो भले ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी रूप में कोई चीज़ दी जाती है तो वो दहेज के अंतर्गत आती है। तो ये डेफिनेशन जो आपको सामने दिख रही है ये किस चीज़ की है गुरुजी, या दहेज की परिभाषा है।
दहेज की परिभाषा बतानी जरूरी को नहीं, लेकिन इन अधिनियम के अनुसार के परिभाषा बने थोड़ा सा अपन इन चीज़ को नॉलेज होना जरूरी है। बाकी अपन ध्यान है भाई दुल्हनाड़ा देने समान और दूल्हा जो वर पक्ष है वो समान लेता है तो वो दहेज होता है। लेकिन इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई दूल्हा है वो वधू का मूल्य भी जमा कर देते हैं तो वो भी दहेज के अंतर्गत आएगा। कई अपन देखा हरियाणा का लोग है या राजस्थान में भी कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर बिहार से यूपी से दुल्हने लेकर के आते हैं, दुल्हन लेके आवन है तो वह रुपया दे के आओ, 50,000 में दुल्हन ले आया है, 1 लाख में दुल्हन लेके आया है, तो वो जो दुल्हन का मूल्य अदा किया जाता है वो भी दहेज के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसके अनुसार है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। दहेज जो है दहेज किस भाषा को शब्द है गुरुजी? दहेज एक अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा को? दहेज एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक बात है गुरुजी, तो ठीक है ना। और इसका शाब्दिक अर्थ देखें, शब्दों में क्या इसका अर्थ निकलता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थियों स्त्री धन या सौगात, स्त्री धन या सौगात। ठीक है, दहेज एक अरबी भाषा का शब्द है जो कि जहेज शब्द से बना हुआ है। ठीक, दहेज एक अरबी भाषा का शब्द है जो जहेज शब्द से बना है और जहेज शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है? स्त्री धन या सौगात इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। सौगात तो आपने गानों में भी सुना होगा, सोचता हूँ तुम्हें दूँ मैं सौगात क्या, वो खफा हो गए देखते देखते, हमने दिल में बसाया था जिनको कभी, वो जुदा हो गए देखते देखते। छोटा मोटा शायर तो मैं भी हूँ। हाँ, एक बात और याद रखना, मेहर की राशि जो है वो दहेज में नहीं आएगी। कौन सी राशि गुरुजी? मेहर की राशि, ये राजस्थान पुलिस में पूछा भी था। मेहर की राशि जो है याद रखना ना, ये दहेज के अंतर्गत नहीं आती है। क्यों को नहीं आवे? दहेज के अंतर्गत नहीं आती है। मेहर की राशि दहेज के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक बात है गुरुजी, यह बात हमारी सुनेड़ी है। ठीक है, क्योंकि ये शरीयत का कानून है, शरीयत का कानून है, यानी कि मुस्लिम लोग अपने कहें या मुस्लिम विधि के अनुसार ये जो मेहर की राशि है, ये जो अपने मुस्लिम समाज के लोग होते हैं उसमें जब निकाह होता है, निकाह के समय एक राशि दी जाती है जिसको मेहर कहा जाता है। तो मेहर की राशि जो है वो इसमें नहीं आती है दहेज के अंतर्गत। ठीक है, वैसे एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूँ, मैं ज्ञान की बात तो सागे सागे सारी बताऊँगा। सारी का मतलब मेहर जो होता है ना, ये फारसी भाषा का शब्द है। और वाह गुरुजी, मेहर फारसी भाषा का शब्द है और मेहर का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, मेहर का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। ठीक, जैसे अपने सूर्य नगरी किसको बोलते हैं? जोधपुर। जोधपुर को अपने क्या बोलते हैं? सूर्य नगरी। और जोधपुर का जो किला है उसको क्या बोलते हैं? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़। ठीक है, ये जो मेहरानगढ़ है ना, मेहरानगढ़, ये मेहर शब्द से बना हुआ है। ठीक, इसलिए जोधपुर को पुराने समय के अनुसार अपने उस समय जब ये शब्दावलियाँ चलती थी फारसी उर्दू की, उसके अनुसार कहीं ना कहीं इसको लिया गया होगा तो मेहरानगढ़ नाम पड़ा है। मेहर शब्द जो है वो फारसी भाषा का है, इसका शाब्दिक अर्थ सूर्य होता है, इसलिए जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। हाँ, समझ गए होंगे कि मेहर की राशि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो दहेज के अंतर्गत नहीं आती। तो आप लोग क्या करके आओगे परीक्षा में? मेहर की राशि जो है वो दहेज में नहीं आती, क्योंकि ये शरीयत का कानून है, ये मुस्लिम विधि के अनुसार इनकी राशि होती है। जब मुस्लिम समाज में या मुस्लिम धर्म के अंतर्गत किसी का निकाह होता है तब ये राशि जो है वो दी जाती है। ठीक बात है गुरुजी, आगे चलते हैं। अपने बात कर रहे थे द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, या इसको दहेज निषेध अधिनियम 1961 भी अपने बोल सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इसको अपने कहेंगे। यह अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ, यह अधिनियम कब पारित हुआ उस पर अपने चर्चा करेंगे। लेकिन ये अधिनियम जब आया 1961 में, इससे पहले क्या कोई प्रयास नहीं किया गया? इससे पहले 3 बार प्रयास किए गए थे। कब कब ये प्रयास किए गए तो मैं आप लोगों को बता दूं
ये जो अधिनियम आया इससे पहले 3 बार अन्य प्रयास हो चुके थे कि ऐसा कोई अधिनियम आए जो दहेज पे रोक लगाए। पहला कब गुरुजी? 1939 में। अरे वाह गुरुजी, 1939 में कट्ठा लगायो सिंध प्रदेश में। सिंध प्रदेश में ये अधिनियम आया था। उस समय इस अधिनियम को लेती देती अधिनियम कहा गया था। लेती देती अधिनियम के नाम से इसको जाना गया, लेकिन ये इतना सफल नहीं हुआ। ये पहला प्रयास था इसके संदर्भ में। दूसरा प्रयास कब हुआ गुरुजी? 1950 में। 1950 में कट्ठा प्रयास हुआ बिहार में। ठीक है, 1950 में बिहार में प्रयास किया गया था। उस समय भी ये अधिनियम इसी नाम से आया था, दहेज निषेध अधिनियम के नाम से इसे जाना गया। उसके बाद में तीसरा अपने प्रयास की बात करें तो 1958 में आंध्र प्रदेश में एक अन्य प्रयास किया गया था। ये असफल प्रयासों की बात मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ। ठीक है, आंध्र प्रदेश में प्रयास किया गया। तो आप इन तीनों बातों को याद रखना। यानी द डोरी प्रोविजनल एक्ट या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो लागू हुआ, उससे पहले भारत में 3 बार प्रयास हुए। कब कब हुए? 1939 में सिंध प्रदेश में हुआ, 1950 में बिहार में एक प्रयास किया गया जो कि एक असफल प्रयास हुआ। उसके बाद 1958 में एक प्रयास हुआ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये 3 बार जो है वो प्रयास किए गए थे। ठीक बात है गुरुजी। हाँ, अब ये जो अपना है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मैं वापस बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के याद हो जाए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये कब पारित हुआ? ये पूछ ले परीक्षा में, कब पारित हुआ? तो क्या करोगा, ये पूछा जा सकता है सवाल। कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 20 मई 1961 को ये पारित हुआ था। ठीक है, संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ गुरुजी? यानी ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? स्कूल कब खुला है? 1 जुलाई ने। ठीक है, 1 जुलाई 1961 को। अधिकतर टाबरा की जो डेट ऑफ बर्थ हो ना बस सही नहीं हो ना, तो स्कूल वाला क्या काम करे? 1 जुलाई डाल दे। 1 जुलाई 1990, 1 जुलाई 1995। ठीक है, जिनके नहीं याद होती, याद हो तो लिखे रखा है। आजकल तो सबकी याद होती है। माले टाइम में अधिकतर मेरे साथ का जो बच्चा तो क्या बड़ा हो गया, जो साथी थे उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से शुरू हुआ करती थी। उसके बाद भी मैंने तय कर लिया कि 1 जुलाई की डेट इतिहास में कहीं भी आएगी, कहीं भी अपने पढ़ा जाएगा करंट जीके वगैरह में, तो मैं उसको याद करूँगा। तो आप भी इसको याद रखना। 1 जुलाई 1961 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। कट छोड़ के जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। जम्मू कश्मीर ने क्यों छोड़ दिया गुरुजी? नया टाबरा ध्यान को नहीं। ठीक है, जो महिला ASI की तैयारी करे भले लड़कियाँ इंटेलिजेंट है। देखो महिला ASI की 1000 वैकेंसी आवेगी ना, बहुत अच्छी पोस्ट है। और ये महिला और बाल अपराध एक अलग से विभाग होता है, उसमें ये वैकेंसी आने वाली है। इसका मतलब ये है कि आप ASI बन गई तो आगामी 3 या 5 वर्ष में प्रमोशन हो करके आप 2 स्टार बन जाओगे। 2 स्टार बड़ी चीज़ होती है। जम्मू कश्मीर, हाँ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। तो जम्मू कश्मीर में उस समय धारा 370 हुआ करती थी। तो जम्मू कश्मीर का तो अलग ही संविधान उस समय था, अलग ही कानून था। जैसे अपने IPC इंडियन पेनल कोड चलता है, तो वहाँ पर रणवीर पेनल कोड चलता था, उसको बोलते हैं RPC। यानी IPC भी वहाँ काम नहीं करती थी। जम्मू कश्मीर में अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ लागू हो गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कब से लागू हुई? 31 अक्टूबर 2019 से। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ठीक, रेड डाटा में लिख रहा हूँ मैं इस चीज़ को। पुनः सुनो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की बात हो रही है। कब पारित हुआ गुरुजी? 20 मई 1961 को। याद रखोगा या डेट। ठीक है, संपूर्ण भारत में यह अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1961 को। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में उस समय इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर धारा 370 हुआ करती थी। और ये जम्मू कश्मीर में अपने जो भी नियम है ये कब से लागू होने शुरू हो गए? 31 अक्टूबर 2019 से धारा 370 हटने के पश्चात यहाँ पर भी ये नियम अभी लागू है। ठीक बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और काम की बात और भी करांगा आप। आगे बात करा तो इस अधिनियम में, जब मैं इसमें ही लिख रहा हूँ,
इसमें यानी कि इस अधिनियम में 10 धाराओं का उल्लेख है। कितनी धाराओं का उल्लेख है? 10 धाराओं का उल्लेख है, कम ही है। 10 धाराओं का उल्लेख जो है वो इसके अंतर्गत मिलता है अपने को। 10 की 10 धारा जो है वह ट्रिक के हिसाब से मैं ताने याद कराऊंगा। ठीक है, अरे बहुत सरल है, मैं बहुत पढ़ाया है। महिला और बाल अपराध पीछे 2018 में जो पुलिस की भर्ती आई, कोई भी अधिनियम ते पढ़ो तो हमेशा याद रखियो धारा 1 में उसका संक्षिप्त नाम विस्तार कब लागू हुआ इसका उल्लेख है। धारा 2 में डेफिनेशन है, इसका उल्लेख अपने को मिलेगा। इस अधिनियम में भी इसी प्रकार से है। आगे की धाराएं भी बहुत सरल हैं। 10 ही धारा है, 10। कितनी धारा है? 10 धाराओं का उल्लेख है। 10 धाराओं का उल्लेख मतलब कहीं याद करा गुरु जी, 10 बहाने करके ले गए दिल, यहाँ 10 बहाने करके ले गए दहेज। एक ट्रिक तो यह है। ठीक, दूसरी दहेज में कह दियो है कि दहेज में थोड़ा सा सामान दियो, थोड़ा सा दियो बस, थोड़ा सा दियो बस। और धारा कितनी है? 10। थोड़ा सा सामान दियो बस, धारा कितनी? 10। ठीक बात हो जी, याद हो जाएगी ना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है? 10 धाराओं का उल्लेख अपने को यहाँ पर मिलता है। अब जो अपना चैप्टर है वो धाराओं के ऊपर रहेगा। मैं पहले बात करूँगा धारा 1 की। ठीक है, धारा 1 में क्या दिया हुआ है? यो कलर है ना, यो कलर बहुत बढ़िया है। यो कलर ले लें आप ना, जो ठीक है यो। हाँ, धारा 1 में क्या है? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। क्या है गुरु जी? अधिनियम को संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा ये कब लागू हुआ इसका उल्लेख है। कब लागू हुआ इसका उल्लेख किसमें है? धारा 1 में है। धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और ये कब लागू हुआ, यानी अधिनियम की जो बेसिक पृष्ठभूमि है उसका उल्लेख किया गया है। नाम की बात करा ते नाम जानो हूँ, मैं फिर बता रही हूँ ताना एक बार, वाइट से लिख रहे हैं, वाइट से। संक्षिप्त नाम क्या है? इंग्लिश में लिखा गडोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यो एको संक्षिप्त नाम है। ठीक बात है जी। विस्तार संपूर्ण भारत में है। विस्तार संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है ना वो पुडुचेरी को छोड़ करके संपूर्ण भारत में रहेगा। वहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम आएगा, उसको अपने अलग से पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर को छोड़कर है, उसके बाद मैंने बता दिया 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है। ठीक है, कब लागू हुआ तो इसका उल्लेख मैंने आपको बता दिया। लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया। यानी कि ये जो बेसिक पृष्ठभूमि है इसका उल्लेख धारा 1 में दिया गया है। अब आ जाओ धारा 2 पर। एक धारा याद होगी, धारा 2। धारा 2 में क्या है? इस अधिनियम की या दहेज की जो परिभाषा है इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि परिभाषा का उल्लेख है। ठीक बात है। कौन सा प्रश्न परीक्षा में आस्क है उन पर भी आप चर्चा करांगे। मैं तुम बताऊँ वो फिक्स, पिछली बार भी मैं तुम बताई ये बात, और जो बात बताई पिछली बार तो एकदम हूबहू वही हुआ जो मैंने कुछ प्रश्न लास्ट में बच्चों को बताए थे ऑफलाइन बैच में कि बेटा ये याद करना है। एक तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख किस धारा में है? धारा 8 क में मिलता है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट के मैंने 2 प्रश्न बताए थे, हूबहू जो प्रश्न बताए गए वो उन बच्चों को देखने को मिले थे। हाँ, परिभाषा का उल्लेख है। परिभाषा की बात अब डेफिनेशन वापस लिखने की आवश्यकता नहीं, परिभाषा में तुमने बता दी। ठीक है, इस दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति, वस्तु या संपत्ति या उपहार से है जो एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को विवाह के समय, विवाह से पूर्व या विवाह के बाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दी जाती है, तो वो इस अधिनियम के अनुसार दहेज कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, तो धारा 2 में धारा 3 की बात करते हैं बेटा। धारा 3, धारा 3 बहुत ही शानदार है। या ऊपर लिखूं क्या? मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। कौन सी गुरु जी? धारा 3। याद तो है ना, साथ साथ याद हो रहा है। अभी तो याद क्या करना है? इस अधिनियम का नाम हो गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, इससे पहले 3 बार प्रयास हुए हैं, उनको याद रख लेना थोड़ा सा, अगर बेसिक चीज़ें याद रखो तो।
पहले 1939 में सिंध प्रदेश में हुआ, 1950 में बिहार में हुआ, उसके बाद 1958 में आंध्र प्रदेश में एक प्रयास जो है वो किया गया था। इस अधिनियम में कितनी धारा है? 10 धाराओं का उल्लेख है। ये अधिनियम कब पारित हुआ? 20 मई 1961 को पारित हुआ और 1 जुलाई 1961 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गया है। इतनी तो काम की बात आई है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार लागू हुआ, उसका उल्लेख है। धारा 2 में परिभाषाओं का उल्लेख है। धारा 3 पर आ जाओ। थोड़ी सी गर्मी है, क्लास में पंखा चला देंगे तो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। हाँ, धारा 3 दहेज लेने देने व दहेज के लिए दुष्प्रेरण करने पर दंड का प्रावधान होगा। ये है धारा 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, यानी किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन किया गया है या किसी से दहेज जो है उसके लिए उसको भड़काया गया है कि आपको इतना दहेज देना है। मांग की बात नहीं हो रही, दहेज की मांग की बात धारा 4 में होगी। यहाँ पर दहेज लेन देन अगर किसी भी प्रकार का कोई किया गया है तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो धारा 3 के तहत उसके कार्रवाई होगी। और क्या दंड मिलेगा आईपीसी की धाराओं के अनुसार? तो 5 वर्ष का कारावास, 15,000 रुपये जुर्माना यहाँ पर हो सकता है। कितना गुरुजी? 5 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास प्लस 15,000 रुपये जुर्माना, 15,000 रुपये जुर्माना, या दहेज की राशि में जो भी ज़्यादा हो, इस बात को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। क्या बात है ये? जो भी ज़्यादा हो। पहले तो आप धारा 3 को देखो। धारा 3 में क्या उल्लेखित है? अगर कोई व्यक्ति दहेज का लेन देन करता है या कोई व्यक्ति दहेज का लेन देन करने के लिए किसी को प्रेरित करता है, दुष्प्रेरण करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान होगा। ये धारा 3 में उल्लेखित है। अगर ऐसा किसी ने कर लिया तो ये सज़ा हो सकता है, 5 वर्ष को कारावास हो सकता है, ठीक है, और 15,000 रुपये जुर्माना। 15,000 रुपये जुर्माना या दहेज की राशि, यानी कि जितना दहेज लिया गया वो, उन दोनों में जो भी ज़्यादा है तो वो होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी ने 21,000 रुपये दहेज में ले लिए, ठीक है, अब जुर्माना बनता है 15,000, तो यहाँ पर 21,000 रुपये की राशि, दहेज की राशि ज़्यादा है, तो 15,000 रुपये जुर्माना जो है ये नहीं लिया जाएगा। फिर के लिए जाओ गुरुजी 21,000 रुपया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये जो दहेज में दिया गया था जो ज़्यादा है ये लिया जाएगा फिर, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक बात है। आगे चलते हैं और बात करते हैं धारा 4। धारा 3 तक मैंने आपको स्पष्ट सारी बातें एकदम क्लियर समझा दी हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। धारा 3 में क्या है? धारा 3 में दहेज का लेन देन किया है या दहेज की मांग करने के लिए दुष्प्रेरण किया गया है, वो धारा 3 में है। और धारा 4 थोड़ी सी हट करके है। धारा 4 इसमें क्या कहती है कि दहेज की मांग करना, किसी भी पक्षकार द्वारा दहेज की मांग करना, यानी किसी भी पक्ष के, मैं पूरा लिख देता हूँ, किसी भी पक्षकार के नातेदार, पड़ोसी, ठीक है, या अभिभावक द्वारा दहेज की मांग की जाती है, दहेज की मांग की जाती है, तो इस धारा के अनुसार दंडित किया जाएगा। इस धारा के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो दोनों धाराओं में फ़र्क सिर्फ इतना है
कि उसमें तो दहेज का लेन देन हो गया या किसी को भड़काया जा रहा है, इसमें दहेज की मांग की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आपा देखा कि गाँव में हुआ या तो कोई बिचौलो है, सीधे अगले दूल्हे के पक्षकार वाले सीधे नहीं मांगते, जो बिचौला होता है, जो रिश्ता करवाता है, वो कहता है वधू पक्ष को फ़ोन करके कि लड़के को तो स्विफ्ट डिज़ायर कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, फलाना चाहिए, वो मांग करता है। ठीक है, अगले ने मांग कर ली, या जो दूल्हे का मामा होता है या दूल्हे का जो फूफा या नातेदार, मैंने इसीलिए लिखा है कि वो लोग भी मांग करते हैं तो वो भी दंड के भागी होंगे। ये मान लो किसी के मामे ने फ़ोन कर दिया, दूल्हे के मामे ने दुल्हन वाले पक्ष को और मांग कर ली, उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली और थाने में चले गए कि साहब ये देखो सर, हम मांग कर रहे हैं, शादी फिक्स हो रखी है और अब ये मांग रहे हैं, पहले इनकी कोई मांग नहीं थी, अब इनकी दिक्कत ये हो गई कि शादी फिक्स हो रखी है, अब शादी टाल नहीं सकते, अब तो इनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मांग भी करते हैं ना, तो भी क्या है, धारा 4 के अनुसार दंडित इसमें किया जाएगा। तो धारा 4 के अनुसार कितना दंड इसमें हो सकता है? 6 माह की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर हो सकता है। कितनी गुरुजी? 6 महीना की सज़ा हो सके, 6 माह का कारावास, यानी 6 महीना तो काटेगा जेल। ठीक है, और 10,000 रुपया जो है वह जुर्माने का भरेगा। ठीक, याद रखना, दहेज की मांग भी कर ली तो भी 6 माह की सज़ा है और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ये अंतर है धारा 3 और धारा 4 के अनुसार। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं धारा 5 की। कुल कितनी धारा टावर में तन बता दी, कुल 10 ही धारा है। कहीं याद रखोगा, 10 बहाने करके ले गई दिल, यहाँ पर अपने याद करेंगे 10 बहाने करके ले गए दहेज। एक ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक मैं तन बता दी कि दहेज में के सामान दियो है, कि इतना थोड़ा सा दियो है, कि थोड़ा सा सामान दियो बस, और धारा कौन सी लग गई? 10। सामान कितना दियो बस, और धारा लग गई 10। कुल 10 धाराओं का उल्लेख है। धारा 5 जो है या भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी काम बेसिक चीज़ें हैं, अगर कोई पेपर नहीं भी दे रहा है तो उन बच्चियों के लिए भी ये काम की चीज़ें हैं, जो घर बैठी गृहिणी है वो भी देख करके इसमें अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सकती है। मैं किसी के घर तोड़वाने की बात नहीं कर रहा, बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। धारा 5 जो है, इसके अनुसार देखें तो दहेज के लिए किया गया करार शून्य होगा। कई बार करार करे जाने दहेज के लिए, साथ साथ नोट्स बढ़ा लेना, दहेज के लिए किया गया करार शून्य होगा। दहेज के लिए किया गया करार शून्य होगा। ये किसमें उल्लेखित है? ये धारा 5 में। अब इस बात को थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊं तो शादी से पहले रिश्ता होता है, उस समय किसी भी प्रकार का करार किया जाता है कि आपकी बच्ची की शादी हमारे लड़के से कर दो, हमारा लड़का जो है वो जॉब लगा हुआ है, 3rd ग्रेड मास्टर लाग रहे हो, मान लो छोरो रिश्तों कर दो। तो लड़की वाला भी टाइम किसी प्रकार का कोई करार कर देते हैं कि चलो रिश्ता कर लो। लेन देन की बात कहीं ना कहीं हो ही जाती है। वो कहते हैं बच्ची वाले कि हमारी तो इतनी हैसियत है कि हम एक छोटी अल्टो गाड़ी आप लोगों को दे सकते हैं, बेड दे देंगे, कूलर दे देंगे, ऐसी जो घर में यूज होने वाली चीज़ें हैं वो सारी दे देंगे। तो ये एक करार होता है, यानी शादी से पहले इन चीज़ों का करार किया गया है। तो यहाँ पर ये बात है कि दहेज के लिए किया गया करार जो है वो शून्य माना जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों में ये बात तय हो गई कि आपको इतना सामान देना है, दोनों पक्षों में बात हो गई कि शादी हो गई। ठीक है, और शादी के समय वधू पक्ष वाले कोई भी सामान लास्ट में देते नहीं है। फिर वर पक्ष वाले कहते हैं कि अपनी बात हुई थी कि शादी हो जाएगी, आपने तो एकदम खाली थाली हमारे सामने ले आकर रखती, आपने तो कुछ दिया ही नहीं। तो ये इस प्रकार का किया गया करार जो है ये शून्य माना जाएगा। किसके अनुसार? धारा 5 के अनुसार यह सारी चीज़ें शून्य मानी जाएंगी। ये उल्लेखित है धारा 5 के अंतर्गत। ठीक है, हाँ, आगे अपने चलते हैं धारा 6 पर। धारा 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धारा 6 में क्या कहा गया है ये बातें जानना जरूरी है। धारा 6 में दहेज की संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? दहेज की संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? दहेज की संपत्ति पर अधिकार की बात जो है वो धारा 6 में कही गई है, यानी कि 6 में छक्का छुड़ा देगी दुल्हन अब की बार। ये दुल्हन के पक्ष की बात है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊं, दहेज में जो भी सामान दिया गया है, जो भी संपत्ति दी गई है, उस पर सिर्फ और सिर्फ जो दुल्हन जो सामान लेके आई है उसका अधिकार होता है कोर्ट के अनुसार। ठीक है, दुल्हन अगर बेड लेके आई है तो बात आने बेड पर सोन दे तो सोन दे, नहीं लात मार के नीचे भी गिरास करके मेरे बाप को दिया है भी को अधिकार हो गए।
ठीक बात। बा कुलदर का अगर सोण दे तो सोण दे, नहीं सोण दे तो कोई ज़बरदस्ती को नहीं बात में कि भाई ते सो, ठीक है। बा एसी लेके आई है तो एसी चलाउण दे तो चलाउण दे, नहीं कौन चलाउण दे। टीवी को रिमोट बाप का कन्ना रखे भी बाप को दियड़ो है। कहने का मतलब ये है कि धारा 6 के अनुसार दहेज में जितनी भी संपत्ति है उसका अधिकार दुल्हन का अधिकार होता है। यहाँ कुछ शर्तें लागू हैं, उन शर्तों की अपनी बात करेंगे। तो देखो, यदि 7 वर्ष के भीतर 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से जो वधू, लिख रहा हूँ मैं उसको, वधू की मृत्यु हो जाती है या जो लड़की है उसकी मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हुई है, किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। प्राकृतिक कारणों का मतलब ये है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थी या डिलीवरी के टाइम किसी की मृत्यु हो गई और वो किसी पे कोई इल्ज़ाम उसका दहेज का नहीं लगाया, उसने घर वालों पे भी अपने ससुराल वालों पे भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो दहेज का सामान है उसका वारिस फिर कौन होगा, उसका वारिस कौन होगा, तो उस लड़की के अभिभावक, जो वधू थी उसके अभिभावक होंगे, ठीक है, या कोई सामाजिक संस्था है वो इसके ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगी, ठीक है, उनको सुपर्द किया जाएगा। एक दूसरी बात आती है, अगर वो उसके बच्चा है, जिस महिला की मृत्यु हुई है प्राकृतिक कारणों से, अगर उसके बच्चा है तो घर में जितनी भी संपत्ति उसके दहेज में दी गई थी उसका वारिस उसका बच्चा होगा, लड़का है या लड़की उसके नाम, यानी पति को तो फिर भी कुछ भी पल्ले नहीं है, पति ने नहीं कौन मिलाट है, मर्गी ने तो भी का माँ बाप ने देगा या कोई संस्था को दिया जाएगा, या उसके बाद उसका जो बच्चा है उसको वारिस बना करके उसके नाम वो संपत्ति, अगर मान लो, ये तो छोटे लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, बड़ी जो पार्टियां होती हैं उसमें क्या होता है, किसी के पास करोड़ों रुपए के प्लाट होते हैं और उस महिला के नाम उसका बाप करवाता है, ठीक है। तो अगर उस महिला की मृत्यु हो गई, 1 करोड़ रुपए का किसी बड़े शहर में, जयपुर जैसे शहर में कोई प्लाट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके मरने के पश्चात उसका पति उस प्लाट को अपने नाम करा लेगा। वो प्लाट फिर किसको जाएगा, जिसके माता पिता ने दिया है उस माता पिता के पास, या जो भी एक संस्था जो ट्रस्ट होता है उसके नाम होगा। अगर उस महिला के बच्चा है तो वो पूरा प्लाट 1 करोड़ रुपए का उस बच्चे के नाम होगा, पति को नहीं मिलेगा, ठीक है। भाई कहीं यहाँ सोचा भाई लुगावड़ी मर जाता मैं मेरा नाम करा लूँ तो बात अट है, कौन नहीं है, ठीक बात है। आगे चलते हैं, धारा 6 हो गई। धारा 7 जो है इसमें दिया गया अपराध का संज्ञान। अपराध का संज्ञान कौन ले सकेगा, अपराध का संज्ञान यानी कि मामले की जांच कौन करेगा, ठीक है। दहेज संबंधित कोई मामला है उसकी जांच जो है वो कौन करेगा, तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट इन मामलों की जांच जो है वो करेगा। या जहाँ पर घटना हुई है उस महानगर का न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाँ पर घटना हुई है उस महानगर का न्यायिक मजिस्ट्रेट इस मामले को अपने संज्ञान में लेगा, ठीक बात है। इस धारा में कुछ अन्य शर्तें हैं, उन पर अपने चर्चा करेंगे यहाँ पर ही। अब देखो, संज्ञान में तो ये सारी चीज़ें लेंगे कौन, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर का न्यायिक मजिस्ट्रेट, लेकिन इसका जो परिवाद है वो कौन दायर करेगा, पीड़ित जो महिला है वो समय हो सकती है, यानी जो पीड़ित महिला है उसके बयान पर मामला संज्ञान में लिया जा सकता है। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में आया था पिछली बार कि अपराध का संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट लेगा किसके कहने पर, पीड़ित महिला स्वयं भी वहाँ पर अपने बयान दर्ज करवा सकती है, ठीक है। पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर, पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर भी इसका संज्ञान लिया जा सकता है, पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर भी इसका संज्ञान लिया जा सकता है, ठीक है। तीसरी बात, मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, मान्यता प्राप्त संस्था है तो उसके माध्यम से भी इसका संज्ञान जो है वो लिया जा सकता है, ठीक है। तो उस समय तीनों ऑप्शन थे मेरे ख्याल में, पीड़ित महिला के बयान पर, पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर, मान्यता प्राप्त संस्था, या यहाँ पर उसके जो अभिभावक हैं
तो उसमें उपरोक्त सभी उत्तर था, उसमें अभिभावक, इनके कहने पर भी मामला संज्ञान में लिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात आप और देखिए, इसी धारा के अनुसार ये तय है कि दहेज का जो मामला होगा वो गैर जमानतीय संज्ञेय, ठीक है, और असमनीय होगा। यानी कि इस प्रकार के दहेज का जो कोई मामला है उसमें बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार किया जा सकेगा। गैर जमानती, कोई जमानत को नहीं होगी तारी, संज्ञेय यानी कि संज्ञान में उसको लिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। असमनीय होगा, असमनीय का अर्थ क्या होता है, यानी कि न्यायालय के बाहर पैसे वैसे लेकर के कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उसको बोलते हैं असमनीय। एक अपने लेते हैं ना, अपने गांव में कोई डाक लेके जाता है, पुलिसकर्मी आपने देखा हो, वो कहता है मैं समन लेके आया हूँ, यानी उसके खिलाफ कोई जांच पत्र वो लेकर के जाता है, वो तो एक जांच पत्र होता है। ये असमनीय होगा, यानी न्यायालय के बाहर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, जो भी वार्तालाप होगी वो न्यायालय में, कोर्ट में ही होगी। बात समझ में आ गई असमनीय से? ठीक, तो ये पूरी डिटेल जो है ये धारा 7 में उल्लेखित की गई है। अब बात करते हैं धारा 8 की। कौन सी धारा 8 में लग गई बाट। एक 8 है और एक 8 क है, और 8 क पिछली बार परीक्षा में पूछेड़ी है। सबसे पहले आप धारा 8 की बात करांगा। धारा 8 जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अपने साथ साझा की गई है। धारा 8 में संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय तीनों बातों पर चर्चा की गई है, यानी इससे संबंधित जो अपराध होगा वो संज्ञेय अपराध माना जाएगा। संज्ञेय का मतलब होता है गंभीर अपराध, संज्ञेय अपराध माना जाएगा। अरे वाह, ठीक है। अजमानतीय होगा, अजमानतीय होगा, और असमनीय होगा। ये धारा 8 में है, कहीं याद रखोगा। धारा 8 लग गई बाट, यानी कि दहेज संबंधित जो मामला होगा उसका संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, प्रथम श्रेणी का या फिर महानगर का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो उसका संज्ञान लेगा। यहाँ को कोई केस बढ़ गया दहेज को तो अजमानती होगा, किसी प्रकार की कोई जमानत को नहीं होगा, बिना वारंट की गिरफ्तारी हो जाएगी, तो इसको काम अपन करने को नहीं। असमनीय होगा, यानी कि न्यायालय के बाहर कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। धारा 8 कह के आप थोड़ा मोस्ट लगा लेना, पिछली बार भी पूछा था, मैंने पीछे कक्षाओं में उन बच्चों को खूब बताया था इसके बारे में, और ये परीक्षा में आया था। यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी, ये कौन सा अधिकारी हुआ है? तो बहुत अधिकारी सुनिया, लेकिन अब इन अधिनियमों के अनुसार बहुत से अधिकारी और आएंगे। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। पिछली बार परीक्षा में यो प्रश्न आया था, परीक्षा में प्रश्न क्या आया था कि निम्नलिखित में से दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख किस धारा में है? धारा 8 क में है। याद रखना, क्योंकि अपने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी वो धारा 16 में है। 8 दूनी कितना हुआ है? 16। यहाँ पर 8 क में है, ठीक है। अब दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करती है, और इसके पास पुलिस के बराबर शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। पुलिस के बराबर शक्तियाँ प्रदान इसको होती हैं। इसका क्या कार्य होता है? यानी दहेज से संबंधित कोई भी मामले आते हैं उनका रिकॉर्ड रख के, या कहीं पर दहेज का लेन देन हो रहा है इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। भले ही किसी एनजीओ के माध्यम से या समय जा करके या किसी व्यक्ति विशेष को भेज करके ये पुलिस को इसकी सूचना देता है कि यहाँ पर दहेज लेन देन का मामला हुआ है, ठीक है। एक चीज़ छूटी है बीच में, मैं लास्ट में आप लोगों को कराऊंगा। धारा 9, धारा 9 देख लो एक बार। 9 में क्या होता है? नियम, इस अधिनियम में अगर कोई नियम बनाना है तो नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास, नहीं सॉरी, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। इस अधिनियम में कोई फेरबदल करना है या नियम बनाना है तो उसकी शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी, ठीक है। केंद्र सरकार इसको संसद में भेजकर जल्द से जल्द पारित करवाने की कोशिश यहाँ पर करेगी, ठीक है। तो याद क्या करोगा? 9 कैसे लिखते हैं? ऐसे। 9 में क्या है? नियम। 9 में नियम है, 9 में नियम, ठीक है।
अब बात करते हैं धारा 10 की। धारा 10 अंतिम धारा है, कुल 10 धाराओं का ही उल्लेख किया गया है। धारा 10 में अलग से ये दिया गया है कि राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के सामंजस्य से इसमें नियम बना सकती है, यानी राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की सहायता से इसमें अपने नियम बना सकती है, नियम बना सकती है। कहने का मतलब ये है कि धारा 9 में तो केंद्र सरकार नियम बना सकती है और धारा 10 में राज्य सरकार जो है वो नियम बना सकती है। एक बात मैं जो बताना चाहता था वो एक धारा छूट गई थी, धारा 4 क भी है इसमें, धारा 4 क है। नोट्स बनाए हैं उसमें बीच में लिख लेना, थोड़ा सा छूट जाता, लंबा चैप्टर हो गया। धारा 4 क में क्या है, दहेज का विज्ञापन करना अपराध माना जाएगा। दहेज का विज्ञापन करना अपराध माना जाएगा। ये क्या बात हुई गुरुजी? देखो, कोई भी अपने को सामान में मिलता है, शादी में किसी प्रकार का दहेज दिया गया है, मान लो कोई सामान है, कूलर है, फ्रिज है इत्यादि, उनकी फ़ोटो खींच करके अपने फेसबुक वगैरह पर या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं कि देखो माय न्यू कार, लगाते नहीं क्या, शादी में दी हुई कार के साथ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। इस प्रकार की फ़ोटोएँ अगर फेसबुक पर डालते हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है धारा 4 क के तहत, ठीक है। दहेज का विज्ञापन करना किसी भी प्रकार का, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक। एक रूप हो गया। दूसरा, अगर किसी पत्रिका में, पत्रिका अखबार में इस प्रकार का कोई वधू से संबंधित ऐड किया जाता है, ठीक है, और उसका मूल्य निर्धारित करके वहाँ दिखाया जाता है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अपने अखबार में कई बार देखते हैं, आइए सुशील वधू ले जाइए 5 अंकों में, आगे वो मूल्य इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। 10 अंकों में ले जाइए, यानी कि 10 लाख में 10 अंकों में ले जाइए, 5 अंकों में ले जाइए, आइए पढ़ी लिखी वधू ले जाइए, तो वो इस प्रकार का विज्ञापन करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, यानी धारा 4 क के तहत, ठीक है। तो ये 10 धाराओं का उल्लेख मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। इसके बाद कुछ इसमें वाद दिए गए हैं या कुछ 1-2 धाराएं और जोड़ी गई हैं, यहाँ मैं अंत में बता देता हूँ। इस अधिनियम में अब तक 2 बार संशोधन हुआ है। अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ है गुरुजी? 2 बार संशोधन हुआ है, 2 बार संशोधन हुए हैं। कद हुए गुरुजी? 1984 में, ठीक है, और 1986 में। यहाँ पर 2 बार इसमें संशोधन जो है वो किया जा चुका है। कौन कौन सा था वो संशोधन? एक तो 1984 जो है, इसमें तो दहेज की सूची जारी की जाएगी, दहेज की सूची बना करके दी जाएगी। अगर कोई अपनी इच्छा से देता है तो उसकी एक सूची होनी चाहिए। अगर पुलिस ने जा करके मांग ली कि क्या क्या सामान दिया तो वो सूची होनी चाहिए। और 1986 जो है, इसमें संशोधन किया गया, तो इसमें आईपीसी की 2 धाराओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया था। आईपीसी की 2 धारा कौन सी गुरुजी? धारा 304A आईपीसी की बात हो रही है, इंडियन पेनल कोड की। और दूसरा अपने बात करें तो धारा यहाँ पर कौन सी है, 498 बी। इन दोनों धाराओं में क्या क्या उल्लेखित है तो मैं आपको बताऊं। धारा 304 तो है दहेज मृत्यु से संबंधित, दहेज मृत्यु से संबंधित। अगर विवाह के 7 साल होने से पूर्व जो वधू है उसकी मृत्यु या महिला की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर 7 साल का कारावास जो है वो होता है, ठीक है। धारा 498 बाद में जोड़ी गई थी 1986 में। तो इसमें कहा गया है कि किसी महिला को उसके पति के द्वारा या उसके सास ससुर द्वारा, देवर के द्वारा या उनके नातेदारों के द्वारा जो ससुराल पक्ष के हैं प्रताड़ित किया जाता है मानसिक या शारीरिक रूप से, तो इसके अनुसार मुकदमा होगा और इसमें 3 वर्ष का कारावास उनको हो सकता है। तो याद रखना, इस अधिनियम में 2 बार संशोधन हुआ है। 1984 में जो संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि दहेज की सूची जरूरी होगी। 1986 में आईपीसी की 2 धाराओं के इसमें शामिल किया गया, 304A दहेज मृत्यु और 498B 3 वर्ष का कारावास। इन 2 चीज़ों को यहाँ पर इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं और इसमें कुछ वाद हैं, उन वाद पर अपने चर्चा करते हैं। वाद का मतलब जो कोर्ट में इस प्रकार की याचिकाएं लगती हैं। पहला है हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर।
हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर। ये पहला वाद था। इस वाद में क्या कहा गया है, इसके बारे में पूछ भी सकते हैं अपने से परीक्षा में कि हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर वाद जो है इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें यह तय किया गया था कि दहेज की लगातार मांग हो रही है तो ये एक अपराध माना जाएगा, यानी दहेज की लगातार मांग है।